देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सही सटीक जानकारी देंगे और यदि कोई अनुमान होगा तो आपको बिल्कुल बताएंगे कि अनुमान है। बाकी चैनल पर आप जो देखते हैं अफवाहें और र्यूमर्स आप देखते हैं, उस तरह से इस वीडियो में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो में नहीं बल्कि हमारे पूरे चैनल पर हम आपको सही सटीक जानकारी ही देते हैं। 8वें वेतन आयोग के शुरू से लगाकर अब तक जो कुछ भी सामने है, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में रखेंगे। तो आपको वीडियो की शुरुआत में हम बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पर है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जो ऑफिशियल अपडेट है वह आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सरकार किन मुद्दों पर अभी चुप है ये आपको बताया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन की डेट है वो आपको बताएंगे कि इसको लेकर क्या चर्चा है और एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। इंटरिम रिलीफ को लेकर संभावनाएं क्या हैं, क्या ये लागू होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और वहीं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर है उसके विस्तृत एनालिसिस हम करेंगे। ये अलग अलग जो चल रहे हैं मीडिया में उसके बारे में तुलना और संभावनाओं पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। डीए मर्जर का पूरा सच है वो आपको बताएंगे। पेंशनर्स पर क्या असर होगा और ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इंटरिम रिलीफ की संभावना के साथ में हम बताएंगे कि सरकार का रुख क्या हो सकता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन डेट जो है उसको लेकर 3 वर्षों में जो संभावनाएं जताई जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये हम बता चुके हैं पहले। मिनिमम पे मैट्रिक्स और अलाउंस में क्या बड़ा बदलाव होगा ये आपको हम चर्चा करके बताएंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्सेज गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि सरकारी कर्मचारी क्या चाहते हैं और सरकार क्या चाहती है। और संभावित परिदृश्य जो है नेशनल जगत चैनल का निष्कर्ष है, यानी हमारा जो खुद का जो निष्कर्ष है हम आपको वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि ये वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ ऐसी झूठी खुशखबरी सुनाने का हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वीडियो में आप देखते हैं कि 10 लाख का एरियर मिल जाएगा, 15 लाख का मिल जाएगा, ऐसा हम कुछ नहीं बताएंगे। हम आपको सही सटीक ऑफिशियल फैक्ट के ऊपर हम जानकारी देंगे जो या तो सरकारी आधिकारिक दस्तावेजों पर होगा या हमने ये जो आपके पीआईबी है या अदर वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट उनसे लिया है। और इसके साथ ही अगर कोई भी अंदाज़ा होगा या अनुमान लगाएंगे हम, उसके बारे में हम आपको साफ बताएंगे ये अनुमान है। वहीं पर आपको नेशनल जगत चैनल का एनालिसिस जो है हमारी ओर से ये विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। और आपको मिलेगा र्यूमर्स वर्सेस रियलिटी, यानी कई सारे चैनल सोशल मीडिया र्यूमर्स फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा होगा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस वीडियो को देखेंगे आप तब आपको लगेगा कि हमारा समय खराब नहीं हुआ है बल्कि बहुत ही सही सटीक जानकारी मिली है। हम यहाँ पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी तक घोषणा तो हो गई है, लेकिन 8वां वेतन आयोग है उसको लेकर कई महीने बीत चुके हैं। सरकार ने आयोग तो बना दिया है, लेकिन कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कि टर्म ऑफ रेफरेंस को जारी करने के बाद में कर्मचारियों और पेंशनर्स के दिमाग में आज भी एक सवाल खड़ा है कि क्या वास्तव में 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान मिल जाएगा या फिर लंबी अवधि का इंतज़ार करना होगा। ये सवाल आपके सामने खड़ा है। वहीं पर आपको बता दें कि पहला बड़ा तथ्य जो है सरकार ने क्या नहीं बताया है, हम उस पर चर्चा करेंगे और उसी को लेकर ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि जब सरकार ने 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक दस्तावेज जारी किया तो उसमें आयोग की जिम्मेदारियां तो लिखी कि आयोग क्या करेगा, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे ऐसे शब्द हैं जिनको लिखा नहीं गया और यहीं से कर्मचारियों की शुरुआत होती है चिंता की। आपको बता दें कि सरकार ने स्पष्ट जो किया है वो ये किया है कि आयोग बना दिया है। इसके अलावा आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, ये भी बता दिया है कि लगभग 18 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा। और कर्मचारी और पेंशनर जो हैं उन दोनों को शामिल कर दिया है। हालांकि इस पर भी पहले कन्फ्यूजन था, अब दूर कर दिया, कर्मचारी पेंशनर दोनों को शामिल कर लिया है। और रिपोर्ट आने पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा, ये भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन चुप किन चीज़ों पर है, अभी तक सरकार की तरफ से किन चीज़ों पर चुप्पी साधे हुए है सरकार,
आपको बता दें कि ये आपके सामने कुछ पॉइंट हैं। फिटमेंट फैक्टर, इंटरिम रिलीफ, इफेक्टिव डेट, एरियर, डीए मर्जर और मिनिमम पे, इनको लेकर सवाल है। अब जरा सोचिए कि जिस वेतन आयोग का सबसे बड़ा उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का हो और उसी आयोग के शुरुआती दस्तावेज यानी टर्म ऑफ रेफरेंस में सबसे महत्वपूर्ण बातें ही नहीं लिखी गई हो, तो ये सामान्य बात सी नहीं लगती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार अंतिम फैसलों को अपने पास रखना चाहती है। तो इसको लेकर एक ये बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं उनको इससे कोई नुकसान हो सकता है क्या? यानी सरकार ने इन जिन बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया है उसको लेकर क्या कोई नुकसान हो सकता है? आपको बता दें कि ऐसा तो नहीं है कि हम इस तरह का कोई नुकसान को लेकर कोई अपनी तरफ से निष्कर्ष निकालें। सरकार ने इन बातों को न तो स्वीकार किया है और न ही खारिज किया है। इसका सीधा अर्थ इतना निकलता है कि अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। इन सभी विषयों पर सरकार बाद में फैसला लेगी। सरकार ने ना इसको एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। सरकार जब फैसला लेगी तब इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। लेकिन सवाल बड़ा एक ये उठता है कि आखिर सरकार ने ये अभी तक क्यों नहीं बताया है, और यहीं से आपकी जो चर्चा है, ये रोचक चर्चा है, ये शुरू होती है। क्या सरकार पहले आयोग की सिफारिश देखना चाहती है? क्या सरकार आर्थिक स्थिति का इंतजार कर रही है, या सरकार अभी कोई वादा करके विवाद में नहीं फंसना चाहती है? आधिकारिक दस्तावेज इसका उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन आने वाले भागों में हम हर संभावना पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि सरकार को लेकर आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार के जो आंकड़े जारी हुए हैं उन फैक्ट को हम देखेंगे, और हम आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर है वो घोषित नहीं किया है, एरियर है उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये सच्चाई बता रहा हूँ। कई सारे चैनल बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को इतना कर दिया है, उतना कर दिया, नहीं, अभी तक घोषित नहीं किया है। एरियर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत की अगर हम बात करें तो वो भी सरकार ने घोषित नहीं किया है। डीए मर्जर को लेकर भी सरकार ने मना कर दिया है कि डीए मर्जर हम नहीं करेंगे, और इफेक्टिव डेट पर भी कोई निर्णय नहीं है, और मिनिमम पे को लेकर भी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। ये फैक्ट बातें हैं। एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ है कि सरकार ने इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, और सरकार अपने अंतिम निर्णय इस पर अभी लेगी। तो इसको लेकर कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहला देखेंगे, ये चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है। इस तरह से कई खबरें देखते हैं आप, कई वेबसाइट देखते हैं आप जिनके ऊपर ऐसी खबरें आती हैं। एरियर पक्का मिलेगा, इस तरह की खबरें आती हैं। कई तो एरियर की राशि बता देते हैं कि इतने लाख इतने हज़ार का आपको एरियर मिलेगा, और ये भी लिखा आता है कि 1 जनवरी 2026 से सैलरी मिलना निश्चित है, सैलरी बढ़ गई आपकी 1 जनवरी 2026 से। ऐसी बातें करना आधिकारिक रूप से तथ्य पर आधारित नहीं है। ये बातें अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं की हैं। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये फैक्ट हैं। अब यहाँ पर आता है कि सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण फैसले जो हैं उनको अभी तक बताया क्यों नहीं है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई आप खबर देखते हैं तो आपने एक बात नोटिस ज़रूर की होगी, वो ये कि सरकार ने आयोग बना दिया और टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया है। और वो महत्वपूर्ण सवाल क्या है? वो ये है कि आखिर वेतन कब से लागू होगा। 8वां वेतन आयोग है, उसको कब से लागू किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में है। आपको बता दें कि सरकार ने ऑफिशियल फैक्ट में जो लिखा है वो इतना लिखा है, आपके सामने लिखा है कि इम्प्लीमेंटेशन डेट शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। बस यही जो कर्मचारी और जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं उनके दिमाग में इसी लाइन को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है, बड़ा सवाल पैदा होता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट तो दे देगा, लेकिन लागू करने की तारीख है वो सरकार बाद में तय करेगी। सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है, और सरकार इसलिए हो सकता है कि रखना चाहती हो कि ये इफ़ेक्टिव 1 जनवरी 2026 से यदि कर देंगे तो आगे 1 जनवरी 2026 से देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने ये सोचा होगा
कि हम अभी इसको पेंडिंग रखते हैं, यानी अभी तक ये तय नहीं है कि हमें जो 8वें वेतन आयोग है उसमें ऐसी कोई सिफारिश लागू होने के बाद देखने को मिले कि 1 जनवरी 2026 से सरकार लागू कर दे, ऐसा अभी तक हम कह नहीं सकते हैं। तो ये सवाल जो उठ रहा है कि 1 जनवरी 2026 से क्या आपका वेतन आयोग है ये लागू होगा या नहीं होगा। कई ऐसे भी कह रहे हैं कि ये आपका 1 जनवरी 2026 को ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन डेट और इफ़ेक्टिव डेट दोनों अलग अलग होती हैं। यहाँ पर ये मैंने लिखा है इम्प्लीमेंटेशन डेट और इफ़ेक्टिव डेट, ये दोनों अलग अलग हैं। हालांकि 1 जनवरी 2026 तो निकल गया है, लेकिन इफ़ेक्टिव डेट है वह हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 से भी यह लागू किया जा सकता है। यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि इम्प्लीमेंटेशन डेट और इफ़ेक्टिव डेट में क्या अंतर है। आपको बता दें कि इफ़ेक्टिव डेट वह तारीख होती है जिससे आपको बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन का भुगतान किया जाता है। जैसे 8वें वेतन आयोग सरकार कभी लागू करे, लेकिन सरकार कह दे कि हम 1 जनवरी 2026 से इफ़ेक्टिव डेट है, तो आपको 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन डेट है कि मान लो सरकार जिस तारीख से वेतन देना शुरू करेगी 8वें वेतन आयोग का, वो इम्प्लीमेंटेशन डेट है। जैसे कि मान लो 2028 में जनवरी के बाद से सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो जनवरी 2028 जो है वह उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट होगी। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये सितंबर का एग्जाम्पल है, मैंने आपको जनवरी 28 के एग्जाम्पल से समझा दिया है। और वहीं पर बात आती है कि इतिहास क्या कहता है। पुराने अगर कमीशन हैं, पे कमीशन है, उनकी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पुराने जितने भी पे कमीशन हैं उसमें रिपोर्ट आने, सरकारी मंजूरी, वास्तविक भुगतान और इन तीनों के बीच के समय का अंतर रहा है। यानी केवल रिपोर्ट आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अगले दिन से सैलरी बढ़ी हुई मिल जाएगी, आपको पेंशन बढ़ी हुई मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार को वित्तीय प्रभाव, बजट और प्रशासनिक तैयारियों को भी देखना पड़ता है, कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और उसके बाद में आपकी जो वेतन और पेंशन है वो तय किया जाता है। यहाँ पर 1 जनवरी 2026 की चर्चा क्यों होती है? ये इसीलिए होती है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक मानी जा रही है, और इसके आधार पर कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाए। लेकिन ये मांग सरकार के का जो घोषित निर्णय है ये अभी बाकी है। अब यहाँ पर हम हमारा एनालिसिस बताते हैं इस बिंदु पर। आगे बहुत सारे बिंदु हैं, बारीकी से हम बात करेंगे सभी बिंदुओं पर। इस बिंदु पर अगर हम बात करें नेशनल जगत चैनल की ओर से हमारा क्या एनालिसिस है, क्या परिदृश्य है, तो आपको बता दें कि हमें ये लगता है कि ज़्यादातर संभावना ये सिनेरियो फर्स्ट की है। हमें लगता है कि ये इफ़ेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 होगी। सरकार जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से आपको इसके सारे लाभ देने चाहिए, और इसका जो वेतन का पेमेंट जो है ये सितंबर लास्ट तक ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर बात करें मीडियम प्रोबेबिलिटी की, मध्यम संभावना की, तो इफ़ेक्टिव 27 में हो सकता है, पेमेंट 27 में हो सकता है। और सिनेरियो थर्ड जो बिल्कुल हमें संभावना नहीं है, ऐसा हमें लगता है कि 2028 में इफ़ेक्टिव डेट करना हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। सरकार अपने कर्मचारियों के साथ में ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, और हमें लगता है कि सरकार कर्मचारियों में अपना विश्वास बनाए रखेगी, और जो असंतोष की भावना है वह बिल्कुल सरकार लेकर नहीं आएगी। ये सरकारी घोषणा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल का एनालिसिस है। अब सरकार ऐसा क्यों कर सकती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। सरकार के दृष्टिकोण से अगर हम सोचें, देखें, तो लाखों कर्मचारियों का जो वेतन है वह एक साथ बढ़ता है, तो सरकार पर हज़ारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आता है। और ऐसे में सरकार जल्दबाजी में तारीख घोषित नहीं करना चाहती है। सरकार देखना चाहती है कि पहले कितने जो रुपए का भार आएगा, पहले वित्तीय भार देखना चाहती है, पूरी रिपोर्ट देखना चाहती है सरकार, और उसके बाद में सरकार घोषणा करना चाहती है। और अगर हम फैक्ट और एनालिसिस की बात करें तो सरकार ने लागू होने की तारीख अभी तक घोषित नहीं की है, ये फैक्ट है। एनालिसिस की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव डेट रखने की संभावनाएं हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। र्यूमर इसको लेकर चल रहे हैं कि सरकार ने
2027 से ही वेतन मिलेगा, ये तय कर लिया है। 1 जनवरी 2026 से आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इस तरह के दावे र्यूमर हैं। आगे हम अगला बिंदु लेते हैं कि यदि नया वेतनमान 2027 में लागू होगा तो 2026 का क्या होगा। ये भी एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में आता होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहीं से शुरुआत होती है एक बड़े सवाल की। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 में आएगी। ये आपको पता है कि 2027 में रिपोर्ट आएगी। सरकार उसे लागू करती है तो 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की अवधि तक का क्या होगा। ये जो बीच का गैप पीरियड है उसको लेकर बड़ा सवाल आता है कि यदि सरकार आगे जब भी ये रिपोर्ट आएगी लागू करेगी तो 1 जनवरी 2026 से बीच का गैप पीरियड है, उस अवधि का आपको पूरा पैसा मिलेगा या फिर हमेशा के लिए वह आपका लाभ है वो ख़त्म हो जाएगा। आज यही सवाल कर्मचारी पूछ रहे हैं, पेंशनर पूछ रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऑफिशियल फैक्ट की एरियर को लेकर, ये सवाल काफ़ी बड़ा सवाल हो गया कि एरियर है वो सरकार देगी या नहीं। तो आपको बता दें कि अगर टर्म ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, टीओआर की अगर हम बात करें तो टीओआर में कहीं भी ऐसा शब्द है ही नहीं, एरियर का नाम ही नहीं है। यानी सरकार ने कोई इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि आपको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आंशिक मिलेगा, आधा मिलेगा, या कुछ भी इसके बारे में सरकार ने कहा नहीं है। सरकार ने सारे विकल्प खुले रखे हैं ये बताने के लिए कि अभी एरियर को लेकर क्या चर्चा है क्या नहीं है। ये सरकार ने अपने पाले में गेंद रखी है। इफेक्टिव डेट को लेकर ही नहीं बल्कि एरियर को लेकर भी अभी तक सरकार ने कुछ भी बताया नहीं है। तो एरियर मिल सकता है या फिर नहीं, ये एक सवाल आता है। यदि सरकार भविष्य में एरियर पर फैसला लेती है तो वह कर्मचारियों की मांग को देखकर नहीं लेगी, उसके सामने कई सारे बिंदु होंगे। आयोग की जो अंतिम सिफारिशें हैं सबसे पहले उनके ऊपर सरकार देखेगी, कुल वित्तीय भार देखेगी, जो केंद्रीय बजट है उसकी स्थिति देखेगी, राजकोषीय घाटा देखा जाएगा, कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या देखी जाएगी, कुल कितने हैं, और भुगतान की प्रशासनिक व्यवस्था भी देखी जाएगी। यानी एरियर है वो एक भावनात्मक नहीं बल्कि वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय होगा। और यहाँ पर बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, इंटरिम रिलीफ। हाँ, इंटरिम रिलीफ को लेकर यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि सरकार ने आयोग की रिपोर्ट आने में यदि समय लगता है 2027-28 ये जब भी रिपोर्ट आती है तो उस अवधि में महंगाई तो बढ़ रही है, 8वें वेतन आयोग का लाभ तो मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो कर्मचारियों को इंटरिम रिलीफ दे दी जाए, ऐसा कई सारे जो संगठन है वो कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि राहत वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश नहीं होती है, ये एक सरकार की अंतरिम व्यवस्था है। सरकार चाहे तो वो बीच की राहत दे सकती है। यानी 20% आपकी बेसिक बढ़ाने को लेकर सवाल चल रहे हैं कि 20% बेसिक में बढ़ोतरी कर दी जाए तो जो कर्मचारी पेंशनर हो उनको अंतरिम राहत मिल जाएगी। इसके अलावा और भी कई सुझाव दिए जा रहे हैं। अंतरिम राहत के तौर पर महंगाई भत्ता है उससे जोड़कर भी बताए जा रहे हैं कि जो कर्मचारी पेंशनर हैं उनको जब तक ये लागू नहीं होता तब तक एक अंतरिम राहत के तौर पर एक राशि तो दी जाए ताकि वो बढ़ती हुई महंगाई से लड़ सकें। और इसका मतलब अगर हम बात करें कि सरकार ने अंतरिम राहत का अभी तक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अंतरिम राहत मिलेगी नहीं। टर्म ऑफ रेफरेंस में इसका उल्लेख नहीं है। भविष्य में सरकार यदि निर्णय लेना चाहती है तो ले सकती है, ये दोनों बातें अलग अलग है। लेकिन भविष्य की परिस्थितियां बदलती हैं या कर्मचारियों की ओर से व्यापक मांग उठती है, बड़े तौर पर बड़े पैमाने पर यदि आंदोलन किया जाता है तो सरकार इस पर निर्णय ले भी सकती है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई भी आधिकारिक संकेत हमें मिला नहीं है कि सरकार ऐसा करेगी। वहीं पर हम बात करें हमारे नेशनल जगत एनालिसिस की कि हमें क्या लगता है, तो आपको बता दें कि हमें ये लगता है कि अभी तक जो हमने बात की उसमें इफेक्टिव डेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। 1 जनवरी 2026 लगती है, भुगतान 2027 में हो सकता है और एरियर की किसी न किसी रूप में अंतर की भरपाई
सरकार करेगी, हमें ऐसा लगता है। लेकिन सरकार एरियर के बजाय, दूसरा मीडियम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सरकार एरियर के बजाय भविष्य में वेतन संरचना को अधिक अनुकूल बना सकती है ताकि वित्तीय बोझ कम हो सके। इसके अलावा बहुत ही कम चांस ये है कि ना एरियर मिले ना अंतरिम राहत मिले, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ये बातें कोई आयोग की नहीं हैं, ये हमारे अनुमान है, हमने ऐसा अंदाज़ा लगाया है। आगे हम बात करें सरकार की सोच बनाम कर्मचारियों की सोच। जी हाँ, सरकार को लगता है कि कर्मचारियों के लिए जो वेतन भत्ते हैं ये वित्तीय भार हैं और उनको नियंत्रित करना चाहिए। और वहीं पर सरकार को ये भी लगता है कि बजट संतुलित होना चाहिए, दीर्घकालिक खर्चे हैं उनका आकलन करती है। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी और पेंशनर हैं वो सोचते हैं कि देरी का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रभावी तिथि से ही लाभ मिलना चाहिए, यानी जब इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 हो उसी से लाभ मिलना चाहिए और महंगाई के अनुरूप राहत भी मिलनी चाहिए। दोनों पक्ष अलग अलग हैं सरकार और कर्मचारियों के, और दोनों पक्षों में अलग अलग अपने अपने हित दिखाई देते हैं। सरकार वित्तीय अनुशासन देखती है तो कर्मचारी हैं वो अपने परचेजिंग पावर को देखते हैं, और इन्हीं के बीच में संतुलन तय किया जाएगा अंतिम निर्णय में। यहाँ पर फैक्ट और एनालिसिस र्यूमर की बात करें तो सरकार ने एरियर को लेकर कोई भी अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इंटरिम रिलीफ पर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। टर्म ऑफ रेफरेंस में इंटरिम रिलीफ का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। और एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर इफेक्टिव डेट पेमेंट डेट में बड़ा अंतर रहता है, तो एरियर का प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा और देना भी चाहिए सरकार को। इंटरिम रिलीफ की संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं, सरकार भविष्य में ऐसा फैसला ले भी सकती है। र्यूमर की बात करें, कई सारे ऐसे चैनल आपको कह सकते हैं कि 24 महीने का एरियर पक्का हो गया है, सरकार भविष्य में एरियर देने से मना कर दिया है, आपको इंटरिम रिलीफ अगले महीने से घोषित हो रही है। इस तरह के र्यूमर कुछ सोशल मीडिया वगैरह पर फैलाए जा रहे हैं जो कि र्यूमर हैं। ऐसे चैनल को ब्लॉक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो क्यों देखते हो आप जिनमें अफवाहें फैलाई जाती हैं, आपके कानों को अच्छा लगता है और आप उनको देखते रहते हैं। आप फैक्ट वाले वीडियो देखा करें, सही चैनल से जुड़ा करें और अपने राइट कमेंट बॉक्स में हमें भी बताया करें। फिटमेंट फैक्टर जो है वो वैसे तो सारे जो पेंशनर वो जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो हमारे पेंशनर साथी हैं जिनको इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे फिटमेंट फैक्टर को बड़े तौर पर चर्चा करेंगे, इसलिए उसको पहले बता देते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? ये एक कर्मचारी का एक संख्या होती है जो ये तय करती है कि आपकी सैलरी है वो कितनी बढ़ेगी, आपकी बेसिक में कितनी बढ़ोतरी होगी। और इसको लेकर आपको बता दें कि सरकार आपको बताएगी कि ये गुणक है, मल्टीप्लायर है, जिससे गुणा करने से आपकी बेसिक सैलरी है वो बदल जाएगी। सरल भाषा में आपको यूँ कहें कि बेसिक सैलरी है वो पुरानी बेसिक सैलरी है, उसको फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके सरकार निकालेगी। वैसे आप जानते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में, आपकी 7वें वेतन आयोग की जो बेसिक है उससे फिटमेंट फैक्टर को गुणा किया जाएगा और आपके 8वें वेतन आयोग की सैलरी नई बेसिक आ जाएगी। ये आपका फिटमेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है फिटमेंट फैक्टर है, उसको सरकार ने अभी तक घोषित क्यों नहीं किया है, ये आपके सामने, ये आपके दिमाग में आता है। तो आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, 8वां वेतन आयोग, कोई भी ये अभी तक घोषित इसलिए नहीं किया है क्योंकि एक आंकड़ा है जो कि आपके 8वें वेतन आयोग का महत्वपूर्ण चीज़ है। ये केवल अनुमान नहीं लगाया जा सकता इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। 2.20 से 2.30, 2.50, 2.57, 2.86, ये इस तरह के आंकड़े दिखाने से आपको भ्रम पैदा होगा कि ये इतने सारे आंकड़े कैसे हैं। तो हम आपको सच्चाई के तौर पर बता दें कि ऐसा कोई भी सरकार ने आंकड़ा जारी नहीं किया है और नेशनल जगत यूट्यूब चैनल ऐसा कोई दावा नहीं करता है कि फिटमेंट फैक्टर इतना हो गया है। हम तभी बताएंगे जब सरकार तय करेगी। हाँ, इनके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, यदि इतना इतना फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपको क्या लाभ मिलता है। जैसे कि अगर अलग अलग आंकड़े आते हैं तो ये आते कहाँ से हैं, आपको बता दें। कोई व्यक्ति महंगाई के आधार पर गणना करता है, कोई करता है कर्मचारी संगठन की मांग के आधार पर। कर्मचारी संगठन तो ये भी करेंगे 3.68 का हमें फिटमेंट फैक्टर दे दो, ऐसा सरकार नहीं देने वाली है, आपको भी पता है, सबको पता है ये। और कोई इस तरह के आंकड़े लेकर आता है, पुराने पे कमीशन है उनके पुराने फॉर्मूले को इस्तेमाल करके
कि भाई पुराने जो पे कमीशन उनमें इतना बढ़ा तो इस बार भी इतना बढ़ेगा, और कुछ लोग तो बैठे बैठे अनुमान लगा लेते हैं कि भाई इतना बढ़ जाएगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको हमारे चैनल पर नहीं दिखाई जाती हैं। हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकार किस संख्या पर सहमत हो सकती है। सरकार के सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कर्मचारियों को राहत भी मिलनी चाहिए और देश का बजट भी नियंत्रित होनी चाहिए। यानी फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा सरकार पर खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा। यदि 2.20 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहता है तो ये सरकार के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सरकार की अतिरिक्त वित्तीय भार जो है वो कम होगा। कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि है वो लगभग 2 गुना से अधिक बेसिक हो जाएगी। कर्मचारियों को बढ़ी हुई जो उम्मीदें हैं वो तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन सरकार के लिए अत्यधिक संभावनाएं इसमें नहीं मानी जाती हैं। ये विकल्प सरकार के लिए आसान हैं, लेकिन कर्मचारियों में हो सकता है कि 2.20 फिटमेंट फैक्टर हो तो असंतोषजनक रहे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 7वें वेतन आयोग में 2.57 या उससे अधिक की मांग की गई थी, 2.57 तो रखा गया था। तो यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार पर थोड़ा सा वित्तीय भार भी आ सकता है, और यह जो है ये कारण यह है कि जितनी बड़ी संख्या होगी उतना अधिक निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। और अगर हम हमारे चैनल के एनालिसिस की बात करें तो हमें ये लगता है कि सरकार 2.20 से 2.30 के बीच में तो नहीं रखेगी। हमें लगता है कि सरकार 2.30 से 2.50 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रख सकती है, और यहाँ पर 2.50 से 57 के बीच की भी संभावना कम है, और 2.86 या उससे ज़्यादा 2.86 या उससे ज़्यादा की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। ये हमारा विश्लेषण है, ये कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि कर्मचारी संगठनों की मांग और सरकार का अंतिम निर्णय दोनों अलग अलग बातें हैं। एक इतिहास बताता है कि आयोग अपनी सिफारिशें देता है, सरकार उसे स्वीकार करती है या संशोधित करती है या फिर आंशिक रूप से लागू करती है, यह सरकार ही तय करती है। इसलिए किसी एक संख्या को अंतिम आंकड़ा अभी हम नहीं मान सकते हैं। अगर हमारे फैक्ट एनालिसिस की पूरे की बात करें तो सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को घोषित नहीं किया है, अंतिम सिफारिशें भी आनी बाकी हैं। बहुत कम फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरी नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर भी सरकार का वित्तीय भार बढ़ा सकता है। तो इसीलिए सरकार एक बीच का आंकड़ा निकालेगी। र्यूमर्स कुछ ऐसे फैल रहे हैं कि 2.50 का फाइनल हो गया फिटमेंट फैक्टर, 2.57 तय हो गया है, 2.86 सरकार देने वाले, ऐसे कुछ र्यूमर चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो हमारे फैक्ट के आधारित आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।